हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएससी बट इजी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेमेस्टर 2 के लिए। अपना चैप्टर है यूनिट सेकंड का 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसका हमने एक लेक्चर कर लिया था, ये सेकंड लेक्चर है और शायद लास्ट लेक्चर ही, शायद यही लास्ट लेक्चर होने वाला है। 2 वीडियोज़ में हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं, शायद ही तीसरा वीडियो हो, 2 में हो जाएगा वैसे तो ये आज मैं इसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगी और जो 2-3 कॉन्सेप्ट इसके रह गए हैं वो बताऊंगी। तो ये क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस फॉर्म्स एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको ABC। आपको ये दिखाना है कि ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपने बचपन में ही पढ़ रखा था। सॉल्यूशन देखेंगे इसका, पहले एक डायग्राम बनाएंगे हम। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखता कैसा है आखिर। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 2, यानी ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। और ये राइट एंगल भी दिखाना है हमको। आइसोसेलेस तो है ये ट्रायंगल, राइट एंगल भी है इसका। तो राइट एंगल यानी कि ये दिखाना है हमको कि इसमें एक राइट एंगल होगा और राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, ये आपको पता ही है। तो ये हमें 2 चीज़ें जो है इसमें शो करनी है। तो ABC मान लेते हैं। पॉइंट्स जो दे रखे हैं उनको लिख लेंगे। A दे रखा है 0, 7, 10, B दे रखा है -1, 6, 6, C दे रखा है -4, 9, 6, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका तो यही होता है कि सबसे पहले आप गिवन लिखें। जो भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो आप गिवन लिख लेंगे कि गिवन क्या है। आपको पॉइंट्स गिवन है A, B और C पॉइंट, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे अच्छी तरह। और आपको फिर दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपको क्या शो करना है। तो जो आपको शो करना होता है वो आप गिवन के नीचे लिखते हैं। शो दैट, आपको क्या शो करना है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और राइट एंगल भी क्या, B, इसमें हमने B मान के चला है ना कि B राइट एंगल हम दिखाने वाले हैं। तो ये होता है दैट इज को हम शॉर्ट में IE लिखते हैं। तो दैट इज यानी कि एंगल जो B है हमको 90 डिग्री का इसमें दिखाना है। नाउ अब सॉल्यूशन आएगा इसका फाइनल। तो सॉल्यूशन ये रहेगा कि हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाने के लिए AB इज इक्वल टू BC लाना है। अब AB इज इक्वल टू BC बहुत ईजीली आ सकता है क्योंकि हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स है, B के कोऑर्डिनेट्स और C के भी कोऑर्डिनेट्स हैं। तो क्यों ना हम डिस्टेंस फॉर्मूला से AB की डिस्टेंस निकाल लें और BC की डिस्टेंस निकाल लें और दोनों को बराबर दिखा दें। तो चलिए AB की डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से AB की डिस्टेंस क्या होगी, सबसे पहले लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। तो ये तो आपने लिख दिया फॉर्मूला। नाउ हम AB की डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। AB की डिस्टेंस तो कैसे आएगी ये देखेंगे। देखिए 0 माइनस -1, 0 माइनस -1, ओके, इस पूरे का होल स्क्वायर है प्लस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ओके, और इस पूरे का अंडर रूट। ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये आ जाएगा 10 माइनस 6 4, 4 4 जा 16, अंडर रूट लग रहा है इस पर, और ये आ जाएगा 16 17 18, अंडर रूट 18। नाउ हम निकालेंगे BC की डिस्टेंस। BC की डिस्टेंस क्या होगी, -4 माइनस -1, तो हम इसको लिख सकते हैं -4 + 1
ठीक है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस, फिर लिखेंगे 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट लिखेंगे 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अब, क्या आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9 में से 6 गए 3, 3 3 ज़ा 9, 6 माइनस 6 0 और 0 का होल स्क्वायर कुछ होगा ही नहीं, तो ये तो आ जाएगा 9 + 9 और इसका अंडर रूट यानी कि अंडर रूट 18। चलिए अब हम एटलीस्ट ये तो देख पा रहे हैं कि इसमें दो साइड जो है इक्वल आ गई हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18। लेकिन बात आती है कि अगर ए सी भी अंडर रूट 18 आ गया तो फिर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, लेकिन हमें तो आइसोसेलेस दिखाना है। तो ऐसा करते हैं, ए सी की डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए सी की डिस्टेंस क्या होगी 0 माइनस -4 यानी कि +4 का स्क्वायर प्लस, लिखते जाएंगे साथ में, इसके बाद 7 माइनस 9 -2 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ओके, ये क्या आ जाएगा 16 4 और 16 4 और 16 अंडर रूट 36 और ये खुल के आ जाएगा 6। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी आ रहा है बट नॉट इक्वल टू ए सी आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी बट नॉट इक्वल टू ए सी। तो इससे क्या प्रूव हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा ये तो हमने पहली चीज़ प्रूफ कर दी। अब दूसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी है हमको, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का हो, यानी कि ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए क्यों ना हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लें। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस चीज़ को प्रूफ करके देखते हैं, लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देखिए तो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम पेपर में सॉल्यूशन करते हैं तो वहाँ पे हमें अच्छे से लिखना होता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स है हमारे प्रॉपर, क्या हमें शो करना है, क्या गिवन है। जब आप क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन तरीके से अटैम्प्ट करते हैं तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो क्यों ना ए सी स्क्वायर यानी कि ए सी क्या आ रहा था 6, तो 6 का स्क्वायर ए बी और बी सी क्या है अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18, इन दोनों का स्क्वायर ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, रूट से स्क्वायर कट जाएगा 18 + 18 + 18 कितना होता है 36, हैंस प्रूव्ड। हैंस क्या प्रूव्ड कि ये जो अपना ट्रायंगल है दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप लास्ट में लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, और आप फर्दर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस दे रखी है ट्रायंगल की x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। तो आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस ट्रायंगल जिसकी ये वर्टिसेस हैं, यानी कि ए बी सी की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो हमको पता चल गई, ये ए का कोऑर्डिनेट रहा होगा, ये बी का रहा होगा, ये सी का रहा होगा। ठीक है, और आप जैसे भी मानना चाहें, इसमें तो कुछ वो है नहीं है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे और पता करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आखिर है क्या। तो डायग्राम कुछ बनेगा इस तरह, एक प्यारा सा ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, इसमें अपनी ए बी सी वर्टिसेस होंगी। उसके बाद हमको इसमें फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि इस पूरे ट्रायंगल का जो बीच का एकदम बीच में पॉइंट होगा, जो एकदम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो फाइंड आउट करना है। तो वो यहाँ रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट हमको फाइंड करने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स। अब बात आती है कि इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड होंगे।
तो इसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे फाइंड होंगे कि आप यहाँ इस ए वर्टेक्स से एक लाइन डालेंगे जो इस पॉइंट से पास हो रही होगी, और इस पॉइंट से पास होने का मतलब है ये जो लाइन है ये इस BC लाइन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही होगी। ये 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही होगी ये लाइन। और इस लाइन को क्या बोला जाएगा? इस लाइन को हम बोलते थे मीडियन। मीडियन बोलते थे पुरानी क्लासेस में इस लाइन को, और अभी भी मीडियन ही बोलना है। तो ये मीडियन लाइन BC को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्यों ना मान ले D। अब चूंकि हमें इसको फाइंड करना है तो इसको G मान ले। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल रहे थे तो मैंने G मान लिया इस पॉइंट को। नाउ इसके जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 z1 दे रखी हैं, इसके x2 y2 z2 दे रखी हैं, इसके x3 y3 z3 दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें G के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो G के कोऑर्डिनेट्स निकालें कैसे? हमें तो इसमें ये पता है सिर्फ। अच्छा, आपको ना एक पॉइंट ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से। वो पॉइंट ये है कि जब ये जो मीडियन है ये एक ट्रायंगल में ये मीडियन होती है ना, तो ये और ये जो मिड पॉइंट होता है ये वाला, ये इसको हमेशा 2:1 में डिवाइड करती है। अब आप सोच रहे होंगे ये अगर G इसका मिड पॉइंट है ट्रायंगल का तो रेशो तो 1:1 होना चाहिए था। दोनों इक्वल क्यों नहीं है? इक्वल नहीं है, यही तो इसमें झोल है। ये 2:1 में डिवाइड करती है, यही तो आपको ध्यान रखना है। और ये G हमेशा इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट होगा और रेशो होगा 2:1, और वो भी ऊपर जो होगा वो 2 होगा, नीचे वाला 1 होगा। चलिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि इसका रेशो क्या है, 2:1 है। A के कोऑर्डिनेट्स पता हैं। अच्छा, D के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएं अगर, तो हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से G के कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे। अरे हाँ, तो क्यों ना हम D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो लिखते हैं, गिवन वगैरह सब आप लिख लीजिएगा, मैं आपको जल्दी कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। देखेंगे ये जो D है ये BC का मिड पॉइंट है। BC को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है ये D पॉइंट, ठीक है। जब ऐसा होता है तो हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में। तो D के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं? D के कोऑर्डिनेट्स ऐसे निकाल सकते हैं कि D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, देखें, x2 + x3 अपॉन 2। एक्चुअली मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन 2। ये होता है y के लिए y1 + y2 अपॉन 2, z के लिए z1 + z2 अपॉन 2, ठीक है। इस तरह से होगा। नेक्स्ट हमारा y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y2 + y3 अपॉन 2, और z के लिए z2 + z3 अपॉन 2। ओके, तो ये तो आ गए हमारे D के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब D के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं तो हम G के भी निकाल सकते हैं, और यही तो हमें पूछा था क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि G क्या है। G इज CG, या फिर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, ऑफ ट्रायंगल ABC विच डिवाइड्स द मीडियन इन रेशियो 2:1, ठीक है। मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है ये G पॉइंट, ओके। अब हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ G। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ G क्या रहे होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ G के लिए G इज इक्वल टू तो सेक्शन फॉर्मूला लगाया जाए। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था? ये होता था mx2 + nx1 अपॉन m + n। y के लिए y2 और y1 आ जाता है इधर, z के लिए z2 और z1 आ जाता है। ये होता है अपना सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले आप सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे पूरा, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ आप जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वहाँ वहाँ आपको उसको मेंशन करना है, ताकि आपको पेपर में पूरे नंबर मिलें। तो ये अपना सेक्शन फॉर्मूला होता है, इसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। तो m x कोऑर्डिनेट निकालते हैं G का,
जी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले एम जो रेशियो है, तो क्यों ना 2 को मान लिया जाए, 2 को मान लिया जाए एम और 1 को मान लिया जाए एन। ठीक है, तो एम की वैल्यू रखेंगे 2, ये एम है, एम की वैल्यू रखेंगे 2, x2। अब देखेंगे ये x1 है, अब ये d के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये वाले हैं। ठीक है, ये वाले, ये अपने d के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, देखें ये x1 y1 z1 तो हैं, और ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ यहाँ लिख रही हैं। ठीक है, तो अब x2 की वैल्यू रखनी है हमें, यानी कि ये वाली पूरी वैल्यू उठा के रखनी पड़ेगी यहाँ पे, x2 प्लस x3/2, फिर प्लस, फिर n की वैल्यू क्या है 1, और x1 की वैल्यू तो x1 है ये, अपॉन m प्लस n यानी कि 2 + 1। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, फिर ये सेकंड वाली वैल्यू आ जाएगी y2 + y3/2 प्लस 1 और y1 अपॉन 2 + 1। तीसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 z2 + z3, ये वाली है ना, 2 + 1 1 और z1 अपॉन 2 + 1। ठीक है, देख लेंगे आप इससे। अब देखें 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है x1 में, कुछ नहीं होगा, x1 x2 और x3 तीनों प्लस में है, x1 + x2 + x3 अपॉन 2 + 1 3। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा y1 y2 और y3 तीनों प्लस में है, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तीसरा आ जाएगा z1 + z2 + z3 अपॉन 3। तो ये आ गए हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि g, इसके कोऑर्डिनेट्स, यही हमें फाइंड आउट करने, तो यही हो गया अपना फाइनल आंसर। कहते हैं ज्योमेट्री फील करने की चीज़ होती है, ज्योमेट्री को इमेजिन करना पड़ता है। तो ये सारे फॉर्मूलाज लगाना, ये सब, ये फॉर्मूलाज आते कैसे हैं, हम ज्योमेट्री को फील कैसे कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्योमेट्री को इमेजिन नहीं कर पाते हैं, टीचर्स उनसे बोलते हैं अरे इसको 3D में ऐसे इमेजिन कीजिए, वो नहीं कर पाते हैं, है ना। आपके साथ भी शायद ये होता होगा। तो आज थोड़ा सा हम इमेजिन करेंगे अपनी इस प्यारी सी ज्योमेट्री को। तो मैंने एक 3D ये बनाया है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है। इसमें x, y और z एक्सिस मैंने बनाई है। जैसे कि आपको पता है 3 एक्सिस होती हैं। ठीक है, ये अपना xy प्लेन है। देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा अलग से दिखाना चाहूँगी xy प्लेन को। ये xy प्लेन है, ये आप ऐसे समझिए कि ये जो xy प्लेन है, ये पूरा जैसे एक कॉपी का पेज होता है ना, ऐसा ये कॉपी का पेज है अलग से। ये भी अलग पेज है एकदम, और ये भी अलग पेज है। ये 3 प्लेन्स हैं अलग अलग, xy प्लेन, yz प्लेन और zx प्लेन। ठीक है, अब आप ना अपने घर की वॉल देख सकते हैं। आपकी जो वॉल होगी ना घर की, ये ज़मीन है, ये आपके घर की ज़मीन है। ये ज़मीन पे आपका इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, और ये ऊपर को जो दीवार जा रही होगी ना, ये z एक्सिस है आपकी। देख सकते हैं आप अपने घर की किसी दीवार का कोना देखिए, आपको समझ में आएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा कुछ ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट मान लेते हैं P पॉइंट जो है ना, वो पता है हम कैसे मान रहे हैं। P पॉइंट ना हम ऐसे मान रहे हैं, ऐसे। ये आपकी z एक्सिस है ना, ये z एक्सिस, P पॉइंट हम मान रहे हैं ऐसे, बिल्कुल मतलब z एक्सिस से ऐसे खड़ा हुआ है। मतलब ये जो आपकी ज़मीन है ना, XY ज़मीन, इस ज़मीन पे ऐसे खड़ा हुआ है ये पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं मान ले रही हूँ यहाँ पे P। ठीक है, अब इस पॉइंट से क्यों ना कुछ लाइंस ड्रॉ की जाएं। सबसे पहले इस पॉइंट की जो दूरी है, इस पॉइंट की जो दूरी है XY प्लेन से, वो कितनी होगी। ये पॉइंट ना खड़ा हुआ है XY प्लेन में, ये XY ज़मीन है, इस ज़मीन पे ये P पॉइंट डंडे की तरह खड़ा हुआ है। ये इस तरह लाइन खड़ी हुई है।
तो ये जो दूरी है पी पॉइंट की एक्स वाई प्लेन से, ये दूरी कितनी होगी ये हम बता पाएंगे जब हम इसको फील कर पाएंगे। क्यों ना इसको इस तरह हम ड्रॉ कर लें थोड़ा सा। ये कुछ नया नहीं है पर ये समझना ज़रूरी है, तभी आपको ज्योमेट्री पसंद आने लगेगी, तभी आप ज्योमेट्री सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये मैंने एक्स वाई प्लेन में ये कुछ लाइंस बनाई हैं। ठीक है, और मैं बस कुछ कुछ बना रही हूँ, आप देखेंगे बस। ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को मैं ले रही हूँ, ये एक्स एक्सिस है ना, तो इसको मैं इस डिस्टेंस को ले रही हूँ एक्स। ठीक है, और ये जो है मेरी ये वाई एक्सिस है, राइट, तो मैं इसको वाई ले लूँ डिस्टेंस को। और ये जो है ये मेरी है जेड एक्सिस, ये वाली। ठीक है, तो मैं इस डिस्टेंस को ले लेती हूँ कुछ इस डिस्टेंस को मैं ले रही हूँ अभी, ये वाली डिस्टेंस, इसको मैं ले रही हूँ z। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखेंगे, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी तो x होगी। ये रेक्टेंगल जैसा नहीं लग रहा आपको? जब ये x है तो ये भी x रही होगी, जब ये y है तो ये भी y रही होगी, इसको भी y ले लेते हैं। और जब ये z है तो ये पूरी भी तो z रही होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये z है तो इतनी तो होगी z, ये पूरी कैसे z हो जाएगी? देखिए, ये आपकी ज़मीन पे दो डंडे खड़े हुए हैं, एक डंडा तो ये खड़ा हुआ है इस तरह, एक डंडा इधर की तरफ खड़ा हुआ है, तो ये दोनों जो डंडे हैं इनकी हाइट बराबर है। एक यहाँ से खड़ा हुआ है, एक यहाँ से खड़ा हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी z है। ठीक है, अगर आपको अब भी थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आ रहा, अच्छा इसको ओरिजिन और ले लेते हैं। ओके, और ये जो है ना, इसको ओपी मान लेते हैं। एक लाइन है ओरिजिन से इस पी पॉइंट पे, ये जो अपना पी पॉइंट है ना, ये मेन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं कि ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना डी है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। देखिए, ये मैंने आपके लिए छोटा सा सेटअप तैयार किया है ताकि आप इससे विजुअलाइज कर पाएँ, चीज़ों को इमेजिन कर पाएँ कि आखिर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता कैसा है। तो आप डायग्राम में देखेंगे, ये जो मैंने एक्स एक्सिस मानी थी ना, ये एक्स एक्सिस पता है कौन सी वाली है? ये वाली है, ये वाली, ये एक्स एक्सिस अंदर से देखेंगे। रुकें, इसको हटा देते हैं अभी। ये एक्स एक्सिस ये वाली है, ये वाली, ये अपनी वाई एक्सिस है। देखें, ये ज़मीन में आपको बोल रही थी ना, ज़मीन है, ज़मीन ये रही मेरी ज़मीन, ब्लू कलर की ज़मीन है मेरी। ठीक है, ये वाइट वगैरह, ये जो वाइट वाले हैं ना, अभी आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ये मेरी ब्लू कलर की ज़मीन है। इस ज़मीन पे ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, और ये जो ऐसे ऊपर को जा रही है ना, ये मेरी जेड एक्सिस है। देखिए, ये मेरी जेड एक्सिस है। देखिए, मैंने थोड़ी चौक से वाइट भी कर दिया, ये जेड एक्सिस है। अब मैं आपको ये बोल रही थी कि ये एक्स है तो इसकी डिस्टेंस भी एक्स होगी। मैं आपको पता है क्या बोल रही थी? अगर ये एक्स है तो ये डिस्टेंस भी एक्स होगी। देखिए, ये रेक्टेंगल बन रहा है ना यहाँ पे नीचे, ये जो रेक्टेंगल है ना, ये तो रेक्टेंगल यहाँ बन रहा है। देखिए, ये वही तो रेक्टेंगल है। ये मेरा, अगर ये मेरा एक्स है तो ये भी तो एक्स होगा, और ये वाई है तो ये भी तो वाई होगा। और अगर मेरा, एक सेकेंड रुकेंगे, ये देखिए, ये मैंने जो पी पॉइंट माना था, ये पी पॉइंट मेरा ये है, ये मेरा पी पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने कैसे माना है? ये मेरी जेड एक्सिस थी ना, ये वाली, ये जेड एक्सिस के, यहाँ पे जेड एक्सिस का डंडा खड़ा हुआ है एक, यहाँ पे ये मेरा पी पॉइंट का डंडा खड़ा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे इधर एक डंडा है, ऐसे इधर एक डंडा है। तो जब ये डिस्टेंस जेड है तो ये डिस्टेंस भी तो जेड होगी। यही तो मैंने माना था, ये डिस्टेंस जेड है तो ये डिस्टेंस भी तो जेड होगी, यही तो था। ठीक है, और ये कैसे जेड हो रही है? ये एक्स वाई प्लेन पे एक पॉइंट है डी पॉइंट, आप इस डी पॉइंट को देख पा रहे हैं, ये है मेरा एक्स वाई प्लेन ब्लू वाला, ये ब्लू वाला मेरा एक्स वाई प्लेन है, इसमें डी पॉइंट ये है,
ये बिल्कुल ये येलो कलर का ये खड़ा हुआ है ना, इसके जस्ट जो उसका बॉटम है ये है डी पॉइंट, तभी तो ये जेड के बराबर है। ठीक है, और आप देखेंगे अभी ये जो हमने एजम्पशंस अभी लगाए ना, इनको हम क्यों ना कहीं लिख लें, ये हमारे काम आएंगे। तो ये जो ओ ए है ये एक्स के बराबर है, और मेरा ये बी डी है ये भी एक्स के बराबर है। तो ओ ए इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू एक्स मैं लिख सकती हूँ, ओ ए इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू एक्स। अब ये ओ बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू वाई, ये मैंने वाई के बराबर माना था ना, ओ बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू वाई। और ये जेड वाला, ये देखिए ओ, अच्छा ये वाला पॉइंट था मैंने माना नहीं था कुछ, ये मैंने सी माना है अब। ठीक है, ये सी है, ओके, ये सी ओ और पी डी, सी ओ और पी डी इज इक्वल टू जेड है, ये भी जेड है और ये भी जेड है। ठीक है, अब क्यों ना एक चीज़ देखते हैं, ये वाला एक ट्रायंगल जैसे बन रहा है, ये जो रेक्टेंगल आप देख पा रहे हैं ना, ये रेक्टेंगल पूरा ये एक्स वाई प्लेन में ये रेक्टेंगल, तो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ना हमारा, इस रेक्टेंगल में दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक तो ये वाला एक ये वाला। तो हम ओ ए डी इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान देते हैं, यहाँ लिख देती हूँ इन ट्रायंगल ओ ए डी पाइथागोरस लगाएं। अच्छा, आप बोलेंगे पाइथागोरस कैसे लगेगी, इसमें 90 डिग्री का एंगल तो दिख ही नहीं रहा हमको, पाइथागोरस के लिए तो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए ना। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये ओ ए डी जो है ना, ये एक्चुअल में पता है क्या है, ये अपना ओरिजिन है, ये येलो डॉट जो आप देख रहे हैं ओ ये है, ये ए पता है क्या है, ए ये है, ये वाला, और डी पता है क्या है, ये बिल्कुल इसका बॉटम जो है इसका। तो ये और ये देखिए ये बन गया हमारा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ना, ये पूरा ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं, यही है अपना ट्रायंगल ओ ए डी ट्रायंगल में देख रहे हैं आप 90 डिग्री का एंगल, ये रहा 90 डिग्री का एंगल, यानी ट्रायंगल में ओ ए डी ये ए वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो इन ट्रायंगल ओ ए डी, और हाइपोटेनियस कौन सी है, हाइपोटेनियस है अपनी ये हाइपोटेनियस ओ डी, तो क्यों ना ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर हो जाएगा यही। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी डी ट्रायंगल देखेंगे। देखिए ये ट्रायंगल ओ पी डी, अब आप सोच रहे होंगे ये तो कुछ समझ नहीं आ रही, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन कुछ ऐसी है, ओ तो अपना ओरिजिन है ये, डी पॉइंट जो है वो ये है, ये पी पॉइंट ये है, डी पॉइंट ये है, पी पॉइंट ये है, डी पॉइंट ये है। ठीक है, अब ये ओ पी क्या है यार, ओरिजिन को और पी पॉइंट को मिलाया है, ओरिजिन को पी पॉइंट को, मतलब ये रहा ओरिजिन और ये रहा पी पॉइंट, ये मिला दिया। अच्छा, अब ये जो ट्रायंगल बनना है, ट्रायंगल आपको नहीं दिख रहा ना, रुकिए मैं आपको ट्रायंगल दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखना अभी आप ओ डी को मिला रखा है, ये मेरा ओरिजिन था और ये मेरा डी पॉइंट था, ओ डी को मिला दिया मैंने, पी डी मेरा ये डंडा खड़ा हुआ है पी, और ये इसका नीचे डी है, एक सेकेंड, हाँ जी, और तीसरा है ये ओ पी यानी ओरिजिन को और पी पॉइंट को मिलाया, यानी ओरिजिन और पी पॉइंट को मिलाया, यानी कि ये। ठीक है, अब आप देखना कुछ आपको दिखेगा, दिखा आपको एक ट्रायंगल। अच्छा इस वाली इसको बाहर में जाने दीजिए, इसको देखिए, अभी देखना आप, ये देखिए ट्रायंगल आपको दिखा, 3 चीज़ों से मैंने ट्रायंगल बना रखा है, बहुत मुश्किल हो रहा है इसको बनाना। ये देखिए ये ट्रायंगल है, आप बस समझ जाइए। अब ये ट्रायंगल जो है ना, ये अपना ये जो है ना, ये इसका हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस कैसे है, हाइपोटेनियस के सामने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, हमें ये बात पता है। तो ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये इस येलो डंडे से और ये जो मैंने कैप लगा रखा है, इस कैप से और येलो डंडे से जो एंगल बनना है ना, ये 90 डिग्री का है। देखेंगे ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, यानी कि ये एंगल की बात मैं कर रही हूँ, पी डी और ओ डी के बीच में, ये 90 डिग्री का है।
और अगर ये 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली लाइन यानी OP लाइन जो है हाइपोटेनियस होगी, यानी कि OP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, OD का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। ठीक है, अब ये OD का स्क्वायर की वैल्यू तो हमने पहले से निकाल रखी है, तो इसको पुट कर दो यहीं पे। OD स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाल रखी है, OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और PD स्क्वायर अपना है ये पहले से। ठीक है, ओके। अब ना एक कमाल होने वाला है आपके सामने, कमाल ऐसा होने वाला है। OA क्या था, OA ये तो x की डिस्टेंस थी। अरे यहाँ से देखते हैं ना, OA x के बराबर था, यानी x स्क्वायर लग रहा है ना। AD का स्क्वायर यानी कि AD क्या था, y के बराबर था, y स्क्वायर। PD का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर। ठीक है, और ये OP पे स्क्वायर लग रहा है, इसको अंडर रूट में यहाँ बता दूँ। ये क्या निकला है आपको पता है, ये आपके सामने भी क्या हुआ है। आपने पिछले लेक्चर में एक चीज़ पढ़ी थी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। जब मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से बताया था कि इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0,0 और P के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y, z, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला था x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर और उस पूरे पे अंडर रूट। तो ये वही तो निकला है, देखिए ये हमने विजुअलाइज करके निकाला है। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला से जो रिजल्ट आता है वो हमने ऐसे ही निकाल लिया। चलो एक और रिजल्ट निकालते हैं। देखिए अभी मैं इतनी काबिल तो नहीं हुई हूँ कि एनिमेशन से आपको समझा पाऊँ कि 3D आखिर होता कैसा है, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ, विजुअलाइज कर पाऊँ कि ये आखिर चीज़ क्या है। तो इस चीज़ में आगे एक और चीज़ हम देखने जा रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P पॉइंट की डिस्टेंस जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स माने हैं x, y, z। अभी माने थे यार, x, y, z माने थे ना, फ्रॉम x एक्सिस। ओके ठीक है, अब ये जो P पॉइंट है ना, इसकी डिस्टेंस क्या है x एक्सिस से। यार x एक्सिस यानी कि ये अपनी x एक्सिस है, रुकिए, ये रही अपनी x एक्सिस, ये वाली। ओके अब इस P पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस से कितनी है देखेंगे। PA, देखें ये मेरा P पॉइंट है, ये P पॉइंट है और ये D है, ये D है। ठीक है, अभी इसकी डिस्टेंस x एक्सिस से, x एक्सिस हमारी ये वाली थी, ये वाली x एक्सिस थी हमारी। तो इस P पॉइंट की, ये P पॉइंट जो है इसकी डिस्टेंस इस x एक्सिस से क्या होगी, यही तो होगी, यही तो होगी। ये अपनी x एक्सिस है, ये अपना P पॉइंट है, ये P पॉइंट का ये है, और ये x एक्सिस से ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस यानी कि P पॉइंट से लेके x एक्सिस तक, P पॉइंट से लेके और x एक्सिस तक ये PA है। तो ये PA क्या है, PA इज इक्वल टू, अच्छा अब हम ना PA की वैल्यू निकालनी है, इस PA की वैल्यू। अब PA की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब आप एक और चीज़ देखेंगे। देखिए मैंने आपको यही तो बताया था, ये x एक्सिस है, ये अपना P पॉइंट है और डिस्टेंस जो है वो x एक्सिस से ये वाली है। ठीक है, अब ये भी तो ट्राइंगल बन रहा है और वो भी 90 डिग्री वाला ट्राइंगल, हाइपोटेनियस वाला। अब ये एंगल इसमें 90 का कौन सा है, ये एंगल जो है इसमें 90 का है, ये वाला, यानी कि ये क्या है अपनी PD, ये PD है, ये रही PD। इस चीज़ को हाईलाइट करने वाली हूँ मैं, ये A पॉइंट, ये देखिए ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम आपको, ये ट्राइंगल आपको ये दिख रहा है, ये देखिए ये ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है ना, वो ये है, ये वाला। यानी कि इसमें 90 डिग्री का एंगल कौन सा है, ये है, यानी कि ये है 90 डिग्री का एंगल आपका, और 90 डिग्री का एंगल ये है, यानी कि इस 90 डिग्री के एंगल वाले के सामने वाली साइड कौन सी है, PA, यानी कि PA का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। और AD क्या था अपना, y के बराबर था, यानी y का स्क्वायर, और PD किसके बराबर था, z के बराबर था। और ये PA स्क्वायर है ना,
ये स्क्वायर हटा के मैं यहाँ अंडर रूट लगा दूँ। ये लीजिए, आपके सामने एक और रिजल्ट आ गया, पी ए की वैल्यू आ गई, डिस्टेंस आ गई पी पॉइंट की एक्स एक्सिस से ये। अच्छा, आपको डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट निकालनी हो वाई एक्सिस से। ये डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस पूरा लिख लेंगे आप, ठीक है, ऊपर वाली लाइन ही है, पूरा लिख लेंगे। मैंने अब वाई एक्सिस से बता रही हूँ, वाई एक्सिस से हो जाएगी। देखिए, जब एक्स एक्सिस से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट आ रहा है, तो वाई स्क्वायर से कितना आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। अरे ये तो थोड़ा बहुत पैटर्न फॉलो हो जाता है ना, और आप विजुअलाइज करेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। जेड एक्सिस से कितनी होगी पी पॉइंट की डिस्टेंस, ये हो जाएगी। एक्स से निकाल रहे थे तो वाई और जेड आ रहा था, वाई से निकाल रहे थे एक्स और जेड आ रहा था, अब जेड से निकालेंगे तो एक्स और वाई आएगा, सिंपल। अच्छा, अब एक और पॉइंट देख लेंगे, बस लास्ट पॉइंट इस चीज़ का, कि डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन से पी पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। एक्स वाई प्लेन कौन सा था अपना, अरे यही तो था, रुकिए, ये देखिए, ये अपना ब्लू वाला एक्स वाई प्लेन था, ठीक है। तो पी पॉइंट की डिस्टेंस और ये अपना ब्लू वाला जो एक्स वाई प्लेन है इससे कितनी है, तो यार यही तो डिस्टेंस है, यही वाली, ये तो डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस है ना, ये एक्स वाई प्लेन है अपना पूरा ब्लू वाला, पी पॉइंट एक्स वाई प्लेन से कितना दूर है, इतना दूर है, यानी ये क्या है, ये है पी डी है, ये इज इक्वल टू पी डी, और पी डी क्या है, जेड के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली आपको लिखना हो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई जेड प्लेन, अब वाई जेड प्लेन से, अच्छा एक्स वाई प्लेन से आया था तो जेड आया था, वाई जेड से है तो एक्स आ जाएगा, और जेड एक्स से निकालनी है तो भाई वाई आ जाएगा। बस ये आपने कुछ चीज़ें विजुअलाइज कर ली आज, आगे देखेंगे। अब थोड़ा सा कॉपी से पढ़ ले। देखिए, ये जो आपकी बुक है ना, इसमें ना ये थोड़ा सा टॉपिक दे रखा है, ये स्फेरिकल और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इधर दे रखा है अपना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, और ये यहाँ पे ख़त्म हो रखा है, और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस तो है नहीं है, बस ये थोड़ा सा पढ़ने के लिए दे रखा है, क्वेश्चन तो नहीं दे रखे, एग्जाम्पल्स में भी नहीं दे रखे, तो हम भी पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा। स्फेरिकल या फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, अच्छा ये होता क्या है, देखिए, ये आपने कभी सुना होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन जो अपना एक्स वाई जेड वाला हम यूज़ करते हैं ना, उसको हम कार्टेशियन बोलते हैं। और जब हम एक्स वाई जेड ना लेकर आर, थीटा, फाई, ये सब अद्भुत चीज़ें, अजीबोगरीब चीज़ें लेने लग जाए ना, तो ये अपना स्फेरिकल या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। और इससे भी ज़्यादा गई गुजरी चीज़ें हैं, यू, फाई और जेड, ये लेने लग जाए तो इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलने लग जाते हैं, ठीक है। डायग्राम इनके इस तरह से होते हैं, इनके आप एक बार डायग्राम अपनी आंखों में भर लीजिए, ठीक है। इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे अभी, बस जो फॉर्मूलाज हैं उनको देख लेंगे क्या है कैसे है। फॉर्मूलाज जो बुक में दे रखे थे वो मैंने लिख दिया, रिलेशन बिटवीन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कौन से हैं, अपने वही एक्स वाई जेड यार, एक्स वाई जेड वाले, और स्फेरिकल या फिर ये पोलर, स्फेरिकल या पोलर कौन से हैं, ये एक ही वर्ड है, स्फेरिकल को ही पोलर बोलते हैं। ये कौन से हैं अपने, ये हैं आर, थीटा और फाई वाले, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है कि कौन किसकी मम्मी है, कौन किसका पापा है, कौन किसके भाई बहन है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही मैं बोल रही थी। हाँ, तो इनका रिलेशन इसमें ये है कि x इज इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा साइन फाई के बराबर, ये अपना कार्टेशियन वाला है, और ये अपने ये जो है ये अपने सारे हैं स्फेरिकल पोलर वाले, ठीक है। ये y अपना कार्टेशियन वाला है, ये स्फेरिकल पोलर वाले हैं, इसी तरह z है, ये है, ठीक है। एक अपना ये होता है टेन थीटा की इसमें वैल्यू होती है, थीटा जो है अपना ये थीटा स्फेरिकल और पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला थीटा है,
ये इसके बराबर होता है, अपने एक्स वाई जेड कार्टेशियन वाले हैं तो इसके बराबर होता है ये, ठीक है। इस तरह ही फाई जो होता है वो वाई अपॉन एक्स के बराबर होता है, 10 फाई, ठीक है। और एक अपना ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के बराबर होता है। आप चाहें तो इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिएगा, स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके, और इन तीनों का भी स्क्वायर करके, तो ये आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अपना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें ये होते हैं यू फाई जेड, इसका डायग्राम में अपने दिमाग में भर लेंगे। उसके बाद इनमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन अपने वही एक्स वाई जेड, और सिलेंड्रिकल ये नया है ना, ये है अपने यू फाई और जेड, ठीक है। अब इनमें क्या रिलेशन है, एक्स की वैल्यू इसके बराबर होती है, वाई इसके बराबर होता है, जेड इसके बराबर होता है, जेड इसमें जेड के बराबर ही रहता है। देखिए ये जेड और ये जेड, कोई अंतर है इसमें नहीं ना, तो इसलिए जेड जेड के बराबर रहता है। और ये कुछ एक दो फॉर्मूलाज और हैं, रिलेशन ही है बेसिकली। आप पता है इसको यूज़ कैसे करते हैं, इन चीज़ों को आप इन चीज़ों को ऐसे यूज़ करते हैं। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी होगी, आपको बोला होगा कार्टेशियन में पॉइंट्स हैं 2 3 4। अब बोलेंगे कि भाई इसमें 2 3 4 है कार्टेशियन में, तो आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब इसके सिलेंड्रिकल में इसके क्या होंगे, तो आपको एक्स की वैल्यू पता है, कुछ आपको शायद फाई दे रखा होगा या यू दे रखा होगा, कुछ भी मतलब आपको दे रखी होंगी, एक दो चीज़ें ये तो दे रखा हो और कुछ चीज़ें दे रखी होंगी। आपको बस इनमें रिलेशन बिठाना है और जो निकलवाया है वो निकाल देना है। अच्छा, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लूँगी, आपसे बोला जाए कि कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 4, तो सिलेंड्रिकल में क्या होंगे, सिलेंड्रिकल में तीसरा वाला जेड वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा। हमको पता है कि कार्टेशियन में जेड जेड होता है, सिलेंड्रिकल में भी जेड जेड होता है। जब कार्टेशियन में जेड 4 है तो सिलेंड्रिकल में भी तो जेड 4 होगा, यानी कि ये पहला ये वाला पॉइंट तो हमें पता चल गया। ये दो और निकाल लेंगे। मतलब यार ये ना, ये वाले फॉर्मूलाज ना इस चैप्टर में ज़्यादा यूज़ करना कुछ बताया नहीं, बस फॉर्मूलाज लिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने भी फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। जब आपको यूज़ करने को बताएंगे तो हम यूज़ कर लेंगे। वैसे आप सेमेस्टर 1 में यूज़ करके आ चुके होंगे इनको। सेमेस्टर 1 में ये था, टेंजेंट वाला चैप्टर था जो पूरा यूनिट थी, उसमें आपने पढ़ा होगा। वैसे ये नहीं पढ़ा तो अब जहाँ पे भी आपको यूज़ करना बता रहे होंगे ना बुक में, मैं आपको वहीं पे बता दूंगी कि कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अभी बस आप इनको याद कर लीजिए। ओके, नाउ ये चैप्टर जो होता है अपना होता है अब ख़त्म। अब ये चैप्टर के ना आपको पता है क्या करना है, अपनी बुक उठानी है और क्वेश्चंस लगाने हैं। कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं होंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, जो आपने पढ़ा है वही होगा। 11th 12th 9th 10th सब आप पढ़ के आ चुके हो। मतलब यार ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ज्योमेट्री वगैरह आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो, कोई नया नहीं है ये सब पुराना था। थोड़ी बहुत चीज़ें नई होंगी शायद, वैसे सब पुराना था। अब बस आप एक काम कीजिएगा, थोड़ी सी मेरी भी हेल्प कर दीजिएगा। अगर आपकी हेल्प हुई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कर पाएँ। हाँ, लेकिन मैं एक बात मानती हूँ कि फ्रेंड्स के साथ किसी का शेयर करने का मन नहीं करता है ना। जो मेरी बात को कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि अपने घर वालों से या मतलब किसी के भी फ़ोन से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस अब मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए मैं जाती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड टिल देन बाय बाय।